हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। इससे इसके पिछला वीडियो हमने पढ़ा था वीडियो नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थान, जिनको हमने सूत्रों के माध्यम से पढ़ा था। अकु विसर्जन्यानाम कंठ, इचु ईशानाम तालु, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। इन सूत्रों के माध्यम से हमने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ा था। आज मैं वीडियो नंबर 4 बना रही हूँ। इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम वर्ण विचार का भाग 3 पढ़ेंगे। आज हम 2 भाग मैंने वर्ण विचार के पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ण विचार का भाग 3। भाग 3 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किनको बोलते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती हैं, इसको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग ग, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। स्पर्शी, संघर्षी और अल्पप्राण महाप्राण को मैं आपको एक ट्रिक से भी पढ़ाऊंगी, जो इसके बाद में पढ़ेंगे। अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि इनको किस तरीके से याद रखना है। तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हो गए? क ख ग ग, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ। स्पर्शी के बाद में आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं। यानी कि आमतौर पर अपन समझ सकते हैं इनको कि इनको बोलने में अपने को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं? कि बोलने में थोड़ा संघर्ष होता है, थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है अपने अंदर, जैसे श, स, ह, ख, ज, फ। इनको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अपना संघर्षी व्यंजन कौन से हो गए? श, स, ह और ख, ज, फ। इसके बाद दोनों को मिला के होते हैं स्पर्श संघर्षी, जिनमें स्पर्श भी है और संघर्ष भी करना पड़ता है। वो कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? च, छ और ज, ज। ये चारों जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? च, छ और ज, ज। उसके बाद आता है नासिक्य। नासिक्य में ये तो बहुत इजी है। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से बोला जाता है, यानी कि जिन वर्णों को हम नाक से बोलते हैं उनको नासिक्य वर्ण बोलते हैं। इसके अंदर आता है अंग, यण, नम। नासिक्य वर्ण ये है 5: अंग, यण, नम, अंग, यण, नम। ये तो बहुत आसानी से याद रहते हैं अपने को। उसके बाद आता है पार्श्विक। जिन उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक हैं। जैसे ल। तो पार्श्विक है ना, हमको याद नहीं रहता है क्योंकि ये एक मात्र वर्ण आता है पार्श्विक के अंदर, ल। तो इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे देखो पार्श्विक के अंदर क्या आ रहा है? व आ रहा है। व आ रहा है तो व वाली लाइन में कौन सा आता है अपना? ल भी आता है। अपन बोलते हैं ना पूरी लाइन य र ल व, य र ल व। तो इसके अंदर व आ रहा है और व से हमको याद रखना है ल। व वाली लाइन में कौन सा वर्ण आएगा? अपना ल। तो पार्श्विक वर्ण हो जाएगा अपना ल। ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हो इसको। पार्श्विक के बाद आता है प्रकंपित। प्रकंपित जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। प्रकंपित यानी कि जिस वर्ण को हम बोलेंगे तो उसमें कंपन होगा अपने मुंह में, तो उसको प्रकंपित वर्ण बोलेंगे। र, इसको बोलने में कंपन हो रहा है, र र ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो प्रकंपित में अपना कौन सा वर्ण आएगा? र। तो इसकी भी एक ट्रिक है। देखो प के यहाँ पे आधा र लग रहा है, प के अंदर र मिला हुआ है, तो इस र से आपको याद रखना है र। प्र के अंदर र आ रहा है तो प्रकंपित व्यंजन अपना कौन सा हो गया? र। पार्श्विक में व से याद रखना है, व वाली लाइन में आएगा ल। तो पार्श्विक वर्ण व्यंजन हो गया अपना ल और प्रकंपित वर्ण हो गया र। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को अपन अपनी भाषा में बोलते हैं फेंका हुआ। उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? फेंके हुए। इनको बोलने से ऐसा लगता है कि फेंकते हुए बोल रहे हैं अपन, यानी कि मुंह से एकदम
फेंकने जैसा अनुभव होता है अपने को। जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उच्छिप्त या फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड ढ उच्छिप्त ध्वनियां हैं ड ढ। तो उच्छिप्त ध्वनि कौन सी हो गई? ड ढ। पार्श्विक हो गया ल, प्रकंपित हो गया र, और उत्क्षिप्त हो गया अपने ड ढ। उत्क्षिप्त के बाद में आता है संघर्षहीन। संघर्षहीन किसको बोलते हैं? जिन वर्णों को बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बिना संघर्ष के अपन बोल पाते हैं, उनको संघर्षहीन वर्ण बोलते हैं अपनी भाषा में आमतौर पर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे य व। संघर्षहीन वर्ण कौन से हैं? य व। इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं क्योंकि इनको बोलने में काफी कम टाइम लगता है और आसानी से हम बोल पाते हैं। य व। तो संघर्षहीन वर्ण कौन से हो गए? य व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्वर को बोलने में स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं अपन, तो वो स्वर है। और इनको बोलने में भी थोड़ा आसानी से बोल पाते हैं अपन, इसलिए इनको भी अर्ध स्वर बोला गया है। तो संघर्षहीन का दूसरा नाम है अर्ध स्वर, और अर्ध स्वर दो हैं, य व। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में बांटा जा सकता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर और कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी बोलते हैं, सघोष और अघोष। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घोष या सघोष वर्ण। तो घोष या सघोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष या सघोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण घ, घ, अंग, ज, झ, य आदि तथा यर, लव, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। तो घोष वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। जो अपने वर्ग होते हैं ना, क, च, ट, थ, प वर्ग, पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस यर, लव, ह, और सभी स्वर भी घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो घोष वर्ण में ना सभी स्वर आते हैं, यर, लव, ह आता है, और पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। तो इसमें आप लोग घोष वर्ण को ज्यादा याद नहीं करके इतना सा भी याद कर सकते हो कि 345 प्लस यर, लव, ह, और 345 से आपको समझना है पांचों वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और प्लस सभी स्वर। ये इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हो, इतना बड़ा नहीं लगेगा आपको ट्रिक से। उसके बाद आता है अघोष। अघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स आदि सभी वर्ण अघोष हैं। तो इतना बड़ा याद नहीं करके आप लोग ये ट्रिक याद रखना कि जो पांचों वर्ग होते हैं ना अपने क, च, ट, त, प, उसका पहला और दूसरा वर्ण प्लस श, स, और इसमें ये याद रखना कि इसमें ह नहीं होता है, श, स, ये तीनों ही होते हैं इसमें। तो अघोष की क्या ट्रिक है? 1, 2 प्लस श, स, और सघोष की क्या ट्रिक है? 345 प्लस यर, लव, ह प्लस सभी स्वर। और ये था अपने कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। और अब हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भी दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। कंपन के आधार पर भी दो भेद थे, घोष और अघोष। और श्वास वायु के आधार पर भी वर्णों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण किसको बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती हैं, क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म आदि
तथा यर लव और सभी स्वर अल्पप्राण हैं। तो इसके अंदर भी ये छोटी सी ट्रिक याद रखना कि अल्पप्राण के अंदर 135 प्लस यर लव और प्लस सभी स्वर। इसके मैं सारणी के माध्यम से भी ट्रिक बताऊंगी आपको, जो आगे पढ़ाऊंगी मैं। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, शॉर्ट में भी पढ़ाऊंगी इसको ट्रिक के माध्यम से, वो आगे देखेंगे हम। पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर इसको शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से बता दूंगी मैं आपको। तो अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? 135 प्लस यर लव प्लस सभी स्वर, ये सारे हैं अल्पप्राण। और महाप्राण, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। देखो, अल्पप्राण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, और महाप्राण के अंदर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। अल्प का मतलब ही होता है कम, तो श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में निकलेगी, ठीक है। अल्प का मतलब होता है कम, और महा का मतलब होता है अधिक, यानी कि महाप्राण में वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलेगी, और अल्प प्राण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलेगी। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे दूसरा चौथा, ठीक है। ख और ग, छ ज, ठ ड, थ द, फ ब तथा श स ह, ये सारे हैं महाप्राण है। तो इसकी ट्रिक है 24 और श स ह, ठीक है। इसमें ह आएगा, श स ह। तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताने जा रही हूँ आपको। देखिए, इसके मैंने अच्छे से ट्रिक बनाई है, जो आप ये याद रख लोगे ना, तो आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसकी ट्रिक है, घोष वर्ण को आपको याद रखना है 345 प्लस यर लव ह, और जहां पे यर लव ह आ रहा है उसमें प्लस सभी स्वर भी मिले हुए हैं। और अघोष में आपको रखना है याद 12 और श स। अल्पप्राण के अंदर 135 प्लस यर लव, और महाप्राण के अंदर 24 और श स ह। एक बात ये याद रखना आप लोग, देखो अघोष के अंदर है ना श स ही है, ह नहीं है इसमें, और महाप्राण के अंदर ह है, श स ह। इस ह का बहुत कंफ्यूजन है। और सघोष के अंदर यर लव ह, यर लव की लाइन के अंदर ह लग रहा है, देखो। और अघोष में स ह नहीं है यहाँ पे, और इसमें अल्पप्राण में यर लव है, इसमें तो सही है यर लव, और महाप्राण के अंदर श स ह। बस इसका याद रखना कि सघोष के अंदर ह आता है, श स ह वाली लाइन में ह नहीं आता है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अ, आ, ई, उ आदि नाक से बोलते हैं ना, वो अनुनासिक है। इसके अंदर चंद्र बिंदु आता है, और सिर्फ चंद्र बिंदु, और आधा न म वो भी अनुनासिक के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। और वीडियो को जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, या बीएड की तैयारी कर रहे हो, या रीट लेवल फर्स्ट की, या फिर रीट लेवल सेकंड की, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके अंदर ये वर्णमाला आएगी ही आएगी कंपटीशन के अंदर। और इसके अलावा 10वीं 12वीं के अंदर भी, 10वीं क्या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन चारों के अंदर भी ये वर्णमाला का टॉपिक दे रखा है। अलग से बुक है इनकी, जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, उन सबको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर कोई ग्रुप बना हुआ है आपका एजुकेशन ग्रुप, तो उसमें शेयर कीजिए, ताकि इनको, उन सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके, वो लोग भी आसानी से समझ सके, पढ़ सके हैं। जिनको किताब से समझ में नहीं आ रहा है, वो वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, वीडियो नंबर 5 बनाऊंगी मैं, हिंदी व्याकरण का वीडियो नंबर 5। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी मानक हिंदी वर्णमाला। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।